क्या इंजेक्टेबल पेप्टाइड सच में लोगों की फ़िटनेस को बढ़ाती है? हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में इसी पे बात करने वाले एक जो है पेप्टाइड इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स के बारे में जो इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है आजकल जो यूएस में इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है। और साथ ही जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वहाँ के, वो खुद को लैब रेट्स की तरह समझ रखा है। इसका कारण है कि जो ये पेप्टाइड, जो इंजेक्टेबल पेप्टाइड है, ये पूरी तरह से ना ही किसी जो एजेंसी होती है, मेडिकल एजेंसी, किसी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। और ये एक लीगल नहीं है, इल्लीगल तरीके से जो लोग हैं अपने शरीर में इसको इंजेक्ट करते हैं। और इसका क्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है यूएस में। इसके पीछे भी रीज़न है कि ये जो पेप्टाइड्स है इसके काफ़ी कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाला है, इसके बारे में अभी तक ना ही किसी विशेषज्ञ को इसके बारे में पता है और ना ही इस पर कोई अच्छी रिसर्च है कि इस पर जो है दावा किया जाए कि ये पूरी तरह से सुरक्षित इंजेक्टेबल जो है ये एक तरह से पेप्टाइड है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है? तो ये एक तरह से प्रोटीन है जो लोगों के शरीर में एक जो है वृद्धि हार्मोन की बढ़ाती है। जैसे अगर कोई जो मसल्स बनाना चाहता है तो उसके लिए ये प्रोटीन उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ऊतक के जो जो हार्मोन का जो है नियंत्रण करता है। ये प्रोटीन एक छोटी सी जो है जो हार्मोन को नियंत्रित करता है और ऊतक की मरम्मत में हेल्प करता है। साथ ही ऊतक को भी बढ़ाने में हेल्प करता है और जो है जैविक काम भी करता है, मतलब ऊतक को एक तरह से बढ़ा देता है जिससे मांसपेशियां जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जो है ये एथलीट्स भी इसका काफ़ी यूज करते हैं क्योंकि जब एथलीट्स जो जो खिलाड़ी होते हैं एथलीट्स, उनको जब कभी चोटें आ जाती है तो उनको जल्दी घाव भरने के लिए या फिर जल्दी चोट को रिकवर करने के लिए ये पेप्टाइड्स का यूज करते हैं ताकि उनकी जो फास्ट जो है रिकवर हो सके। और इसमें लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं। शरीर में मसल्स वाला भी एक चल रहा है कि मसल्स के लिए भी लोग इसका काफ़ी यूज करते हैं। वज़न कम होता है और नींद और दिमाग बेहतर होता है। त्वचा जवान दिखती है। इन सब तरीक़ों से जो आज के जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें फँसते जा रहे हैं। ये एक तरह से पेप्टाइड्स एक तरह से प्रोटीन है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ये जो पेप्टाइड्स है ये किसी जो जो अमेरिका का सबसे बड़ा एफडीए जो एजेंसी है वो भी इसे मंजूर नहीं करता, मतलब इसका ये भी इसके द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। और इसके बारे में पूरी रिसर्च भी नहीं है, कहीं पर भी गुणवत्ता और शुद्धता कोई तय नहीं है। इसके बारे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर किसी में जो अगर कैंसर की कहीं पर छोटी सी किसी में पहले से हो तो उसको बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करेगा क्योंकि ये मसल्स बनाता है। तो मसल्स बनाने में जो कैंसर में जो कोशिका लगातार बढ़ती है तो उसको काफ़ी हेल्प कर देगा जिससे कैंसर उसमें और भी ज़्यादा ब्रॉड हो सकते हैं। और साथ ही जो कुछ और भी, जैसे अगर किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट होती है तो वो और भी ज़्यादा नई बीमारी को ला कर रख देगा। तो इससे अभी ये जो लॉन्ग टर्म से क्या इसके नुकसान होंगे इस ये अभी ना ही किसी को पता है और बस कुछ दिनों के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं। और संभावित इसके खतरे क्या हैं? तो एलर्जी, गंभीर इसका रिएक्शन जो है साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिला है। कैंसर की इसमें साइड इफ़ेक्ट्स में काफ़ी लोगों का पर साइड इफ़ेक्ट्स भी हुआ है और कैंसर की बढ़ोतरी का खतरा भी है काफ़ी ज़्यादा। और हड्डी और अंगों का असामान्य बढ़ना, क्योंकि ये जो है ऊतक को वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या होगा कि ऊतक बढ़ेगा तो उसके मसल्स बढ़ेंगे और जो अंग है और हड्डी के बढ़ने में ये जो है बढ़ना असमान कर देता है। ऐसे हार्मोन्स इसको रिलीज किया जाता है इसके द्वारा। गलत इंजेक्शन से लकवा या संक्रमण का भी खतरा है। मानसिक और शारीरिक साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे गाल फूल जाता है या फिर जो चकत्ते जैसे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब खरीदने का सोर्स, अगर ये जो लीगल नहीं है तो लोग खरीद कहाँ से रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो खरीदने का सोर्स है वो ऑनलाइन ग्रे मार्केट। ऑनलाइन जो है खरीदा जाता है उसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। मतलब ऑनलाइन जो जिस तरीके से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको डिलीवर किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। विदेश खासकर जो है चीन से इसे कुछ वेलनेस क्लिनिक से इसको जो है मंगाया जाता है और इसे रिसर्च
पर्पस ओनली लिख कर, मतलब इस दवाई को जब ये बैन है पूरी तरह से, तो लोग इसको खरीद कैसे रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग जो है उस पर जो इसको सेल करते हैं वो उस पर लिख देते हैं कि रिसर्च पर्पस ओनली, मतलब ये अभी रिसर्च के लिए है, अब जबकि लोग इसको पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है लोगों को जो है लैब का रैट माना गया, मतलब जो रिसर्च वाला लैब है उसका चूहा, मतलब जैसे चूहे के ऊपर रिसर्च किया जाता है, तो लोग ने भी खुद को उसी तरह बना लिया है ताकि कानूनी बचाव से बचाव हो सके। और इसकी वजह से अब डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टर कह रहे हैं कि चोट या फिटनेस के लिए सही इलाज ज़रूरी है, ना कि वो पेप्टाइड्स जो लिया जाता है वो। अब सरकार कहता है कि इसके लिए हमें सही जांच, व्यायाम, नींद, पोषण, पुनर्वास इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। शॉर्टकट इलाज जो है इससे लंबे समय से नुकसान हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब पेप्टाइड्स कहाँ बनाई जाती है? तो इसका सबसे बड़ा जो निर्माता है वो चीन में सबसे बड़ा इसका स्रोत है, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा इसको बनाया जाता है। ज़्यादा अनरेगुलेटेड बिना मंजूरी वाली बनाई जाती है। पेप्टाइड्स चीन की जो लैब्स में इसको बनाया जाता है, लैब्स में केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाई जाती है। बड़े पैमाने पर इसको चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है। यूएस कस्टम डेटा के अनुसार जो वहाँ पे इसको ये एक डेटा जो है निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 की में हार्मोन्स और पेप्टाइड्स कंपाउंड जो भी जितने भी होते हैं उसका आयात जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है यूएस में। और ये जो है कई बार ये एफडीए अप्रूव्ड दवाओं की कॉपी कर या अधूरा संस्करण भी होता है। मतलब जो है इस तरह की एफडीए जो मेडिकल्स की तरह जो जांच प्रणाली है उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि ये जो है इस पेप्टाइड्स को किसी दूसरे जो अप्रूव्ड है एफडीए के द्वारा उन दवाओं का कॉपी करके या फिर उसका कवर लगा के इस तरह से वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि इससे बच जाए। अन्य देश की बात करें तो ये इंडिया में भी बनाई जाती है, साथ ही कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी बनाई जाती है और चीन इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। तो अमेरिका की व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका में जो है एफडीए जो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो है मेडिकल लाइन की जितने भी मेडिकल में जितने भी दवाएं बनती है वो सब एफडीए के थ्रू जो है प्रूव्ड होती है। इन पेप्टाइड्स के निर्माण पर रोक लगाई जाती है। इन सब जितने भी चीज़ों दवाई के क्षेत्र में होती है, फार्मा के क्षेत्र में, उन सब चीज़ों का ध्यान ये एफडीए रखता है। फिर भी कुछ वेलनेस क्लिनिक जो है इसे आयात करके दोबारा पैक करते हैं। और मतलब क्या करता है कि जो एफडीए है इस पेप्टाइड का निर्माण पर रोक पहले लगा चुका है, फिर भी कुछ जो लोग जो वहाँ के ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इसको आयात कर लेते हैं उसके बाद उसका दोबारा पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके उस पर प्योरिटी टेस्टेड लिख कर इसको फिर से सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब जो है इस पर एफडीए का इसको मतलब इस एफडीए से कोई खतरा नहीं रहता है। तो अब प्योरिटी टेस्टेड मतलब हमने पूरी तरह से इसको टेस्ट कर लिया, ये सही है, तो इस तरह से इसको बेचा जाता है। उसके बाद यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ का भी एक अपना यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है जो वहाँ पर भी है, जो बिना क्लिनिक ट्रायल वाले पेप्टाइड्स को ड्रग की श्रेणी में नहीं मानती है, मतलब उसको दवाई जो अच्छी क्वालिटी की दवाई की श्रेणी में नहीं मानती है, इसलिए इनका मेडिकल उपयोग जो है वहाँ भी अवैध है, जिसके कारण जो है कई देशों में इसके लिए जब्ती या फिर जुर्माना भी लगाया जाता है, इसके अवैध इलीगल तरीके से इसको बेचने या फिर खरीदने के कारण। अब यूके की बात करें तो ब्रिटेन में इसको जो है MHRA जो है यूके ड्रग्स रेगुलेटर जो है वहाँ पे इसको ये बैन कर रखा है। इंजेक्टेबल पेप्टाइड को ऑनलाइन इसको अनलाइसेंस्ड मेडिसिन मानता है, मतलब इसको लाइसेंस ही नहीं मिला है और इसको एक अवैध जो मेडिसिन के रूप में पहले ही घोषित कर रखा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर भी एक थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है TGA जो वहाँ की मेडिसिन को वहाँ पे रेगुलेट करता है, इसे जो है प्रिस्क्रिप्शन ओनली या बैंड की श्रेणी में इसको भी रखा है, जो है सब्सटेंस मतलब इसको भी बैंड वहाँ पर भी कर रखा है। और उसके बाद इसके बावजूद जो है ऑनलाइन ग्रे मार्केट में इसको जो है वेबसाइट जैसे टेलीग्राम वेबसाइट
जो है डिस्कॉर्ड, डार्क वेबसाइट, इन सब जो प्लेटफॉर्म पर इसको खरीद बिक्री चलती रहती है। सीधे चीन और अन्य देशों से ये आते हैं और कुरियर और पोस्ट के द्वारा इसे भेजा जाता है। ग्लोबल तरीके से जो इसको बेचा जाता है, तो इस पर केमिकल सैंपल लिख के या फिर लैब रेजेंट या फिर प्रोटीन पाउडर या फिर रिसर्च मटेरियल के नाम से इसको बेचा जाता है। मतलब इसको गलत तरीके से बेचा जाता है लिखकर, कि एक तरह से पता ना चले कि ये रिसर्च वाली या फिर ये एक अनअप्रूव्ड जो है मेडिसिन है, और ये बताकर लोगों को बेचा जाता है कि आपकी मसल्स ज़्यादा बढ़ेंगे और इससे फिटनेस को बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तिगत आयात लोग कैसे करते हैं, तो कई देशों में छोटी मात्रा को जो है पर्सनल यूज के लिए लोग मंगाते हैं। मरीजों से ऐसा रिस्क कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। जो ये कंपनियां होती है ना, ये क्या करती है कि जो मरीजों से ऐसा रिस्क कंसेंट फॉर्म पहले फिल करवा लेती है, ताकि जो है अगर कोई ज़्यादा या फिर बाद में साइड इफ़ेक्ट्स हो या फिर कोई कुछ दिन बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो उसकी जो जिम्मेदारी है कानूनी तरीके से अब जो जिम्मेदारी अब ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं होगा, अब पूरी जिम्मेदारी उस लोगों की है जो इसे खरीदते हैं। भारत में पेप्टाइड्स की बात करें तो भारत में भी इसको बनाया जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर भी जो है फार्मा कंपनियों में पेप्टाइड्स आधारित जो दवाएं बनती है, यहाँ पर इंसुलिन बनाई जाती है और GLP-1 दवाएं जो डायबिटीज़ के लिए बनाई जाती है, और हार्मोन से जुड़ी भी कुछ दवाएं बनाई जाती है पेप्टाइड्स के, वो भी पेप्टाइड्स के अंदर ही आता है। तो ये सब जो है, ये जो भारत की CDSCO जो जैसी संस्था है जो यहाँ के मेडिकल को जो यहाँ पे रेगुलेट करता है, साथ ही DCGI इसके बारे में देखेंगे। तो ये सब जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पे जो है इसको अप्रूव्ड मानती है। तो इन सब दवाओं को अप्रूव्ड है और इसके लिए डॉक्टर पर्ची पर भी मिलती है, जिसके लिए GNP सर्टिफाइड है और इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है पूरी खुली तरीके से। लेकिन जो ग्रे मार्केट जो इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स होते हैं जैसे BPC 157, TV500 और GHK कॉपर जैसे इंजेक्टेबल के जो रूप में जो मिलता है प्रोटीन कह के, तो ये सब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में बनाया गया था। तो इस तरीके से ये मान्यता प्राप्त दवाएं नहीं है और मेडिकल स्टोर पर लीगल रूप से नहीं मिलती है। और कुछ मेडिकल इसके बावजूद जो है कुछ मेडिकल और रिसर्च लैब्स में इसको जो है रिसर्च केमिकल के नाम पर इसको बनाया जाता है। छोटे स्तर पर सिंथेसिस करती है, मतलब कम जो इस तरह से चाइना में जैसे ब्रॉड तरीके से बनाया जाता है, तो उस हिसाब से उस स्तर पर नहीं बनाया जाता, लेकिन बनाया जाता है यहाँ पर भी। और लेबल क्या लगा होता है, तो फॉर लेबोरेटरी यूज़ ओनली और नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस तरह की लेबल लगाकर मतलब कंपनी खुद को मतलब जिम्मेदारी हटा लेती है और इस तरह की लेबल लगाकर जो है भारत में भी बेचा जाता है। अब CDSCO जो भारत की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात करते हैं तो ये भारत की जो शीर्ष दवाएं नियामक संस्था है, मतलब दवाओं की सबसे ऊपरी संस्था है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके अंदर भी नोडल मंत्रालय के अंतर्गत इसे रखा गया है। मुख्य जिम्मेदारियां इसकी क्या है, तो नई दवाओं की मंजूरी करना, जो दवाएं रिसर्च के द्वारा बनाई जाती है उसको मंजूरी देना, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति, मतलब जो उसके बाद जो जब दवाएं बन जाती है तो उसको ट्रायल करने के लिए भी अनुमति इससे लेना पड़ता है। साथ ही आयात और या फिर निर्माण की भी इसके लिए मंजूरी ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग पर जो नियंत्रण इसका होता है और इंजेक्टेबल दवाएं जो इंजेक्शन के थ्रू जो दिया जाता है, उन सारी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी इसके हिसाब से चलता है। उसके बाद DCGI की बात करें तो ड्रग्स कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया जो है ये जो है CDS का मुख्य अधिकारी होता है। मतलब जो DCGI है ये एक अधिकारी होता है जो CDSCO का जो ये संस्थाएं का एक अधिकारी है, सबसे प्रमुख अधिकारी, जो नई दवाओं को, जो न्यू ड्रग्स एंड बायोलॉजिक्स को ये अप्रूव देता है। क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में इसे लागू करना और
एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स पर निगरानी करना, ये सब जो है इस अधिकारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डीबीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और आईवीएससी इंस्टीट्यूशन बायोसेफ्टी कमिटी, ये दोनों जो है, ये दोनों के अंतर्गत जो डीबीआई जो है बायोटेक से जुड़े मामलों को देखता है। जैसे रिसर्च की पूरी तरह से, जैसे जैव प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती रहती है, तो उन सब रिसर्च को, जैसे दवाएं, पेप्टाइड, प्रोटीन, इन सब की रिसर्च होती है, तो ये जो है ये रिसर्च का निगरानी करता है। और रिसर्च में क्या किस तरह की चीज़ें चल रही है, इन सब का ध्यान जो जिम्मेदारी होता है इसके अंतर्गत आता है। भारत का मुख्य कानून जो नियम जो कानून से, वो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो कानून है ड्रग्स कमिटीज़ जो एक्ट है, कॉस्मेटिक एक्ट, ये 1940 में बनाया गया था। मतलब ये जो है ड्रग्स जितने भी दवाई हैं, साथ ही कॉस्मेटिक जो महिलाएं द्वारा यूज किया जाता है, इन सारी जो चीज़ें के लिए दवाएं जितनी भी बनती है, इन सब का जो है कानून इसके तहत आता है। मतलब इसके अंदर अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है या फिर गलत तरीके से बेचता है, या फिर कोई मिक्स या फिर किसी गलत जो चीज़ें अगर उसमें मिलावटी मिक्स करके बेचा जाता है, तो इन सब के लिए अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। सेकेंड है क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। इसके लिए जो है मानव प्रशिक्षण, मतलब ये ट्रायल के लिए जो रूल्स बनाए गए, उसके लिए जो है मानव प्रशिक्षण के लिए अगर जब दवाएं बन जाती है तो सबसे पहले इथिक्स कमेटी और जो डीसीजीआई जो है, वो उस संस्था की जो मेडिकल रेगुलेटरी संस्था है, उसकी जो प्रमुख अधिकारी है, इससे अनुमति लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट करना अनिवार्य होता है कि इसके लिए प्रशिक्षण आगे इसको बढ़ाया जाए या फिर नहीं। उसके बाद जो एक अथॉरिटी है जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी, ये क्या करती है कि जितने भी दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री होती है, जब दवाओं को प्रशिक्षण कर लिया जाता है और उसके बाद जो फैक्ट्रियां इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसके लिए कंपनी और जितने भी फैक्ट्रियां होती है उसको लाइसेंस देने का काम इसका काम होता है। उसके बाद जीएमपी की बात करें तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो किया जाता है, उसमें दवा गुणवत्ता की सुनिश्चित करना, इन सारी की जो उसकी गुणवत्ता अगर कोई ख़राब है तो इन सब की जांच वगैरह ये इसके अंदर आता है। उसके बाद CDSCO का और जो कस्टम्स होते हैं उसके अंतर्गत आता है कि आयात पर नियंत्रण करना, आयात में किस तरह की दवाएं जो आयात हो रही है, इन सब चीज़ का कंट्रोल करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब इतना सब कुछ जो पूरी तरह से जो क्रेज चल रहा है युवाओं में, और जितने भी जो मसल्स बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मुख्य संदेश क्या है? तो ये जो ट्रेंड दिखाता है कि लोगों को जल्दी परिणाम पाने के लिए बिना सुरक्षित प्रमाण वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वे खुद को जो है प्रयोग का हिस्सा बना रहे हैं। मतलब जैसे पहले दवाओं का अगर वो सही है या फिर नहीं है, उसका क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इन सब के लिए जो है जानवरों पर किया जाता है, मतलब चूहों पर किया जाता था पहले। तो अब जो है लोग अपने खुद को प्रयोग का हिस्सा बना रहे हैं, तो इसका क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, ये लोगों को अभी भी नहीं पता है। और स्वास्थ्य पर इससे काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरा उठा सकता है बाद में, और अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है इसका लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो देखते ही आगे क्या होता है, लेकिन ये जो है काफ़ी हानिकारक है लोगों में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।